राम राम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लागू की जाती है और राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके दूसरे कैसे करते हैं और राष्ट्रपति अभी तक भारत में कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हमारे इस क्लास में हम बताएंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति है, उनके पास अनेक शक्तियाँ होती है। तो पहले की कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ क्यों होती है, क्योंकि राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होने के कारण राष्ट्रपति के पास अनेक शक्तियाँ होती है। तो भारतीय राष्ट्र के पास कौन कौन शक्तियाँ हैं वो निम्न है। तो पहले हमारी कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है। दूसरी हमारी विधायिका शक्ति जिसे लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। और तीसरी हमारी न्यायपालिका शक्ति जिससे बोलते हैं जुडिशियल पावर। चौथी है फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्ति। और पांचवी हमारी समाधान की शक्ति। और छठी हमारी डिप्लोमेटिक पावर या कूटनीतिक शक्तियाँ। और सातवीं हमारी डिफेंस पावर। तो हमारा अगला है कि कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या है। राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है क्या। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है किसी भी कानून को लागू करना, एग्जीक्यूट करना या पारित करना। तो कार्यपालिका शक्ति में क्या है कि जब संसद के दोनों कोई भी कानून बनाते हैं, संसद के कोई भी सदस्य दोनों सदन मिलके, तो उसको पारित करना या उसको एग्जीक्यूट करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसमें देखो दे रखा है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। राष्ट्रपति है वो नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश व अन्य अनुदेश वैध हो। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त है। हमारा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइनल हस्ताक्षर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है कि राष्ट्रपति है, कोई भी कानून है विधेयक है उस पर फाइनल हस्ताक्षर है वो राष्ट्रपति के होते हैं। जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो कानून लागू नहीं होगा। अगला है कि अपॉइंट करना है, नियुक्त करना। तो अपॉइंट या नियुक्त में जैसे वो मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, यूपीएससी के अध्यक्ष है वह उनके सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। के की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और यूपीएससी है उसके अध्यक्षों की भी वह उनके सदस्यों की भी नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति भी कर सकता है और संसद के दोनों सदनों के लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर सकता है। जैसे नियुक्त अपॉइंट करना है, नियुक्त करना कैसे होता है कि जैसे जैसे संसद में चुनाव है तो जैसे अभी चुनाव है ऐसे मान लो, तो लोकसभा और राज्यसभा है। तो संसद के मंत्री तो चुनाव में जितने भी जीते हैं ना, उनमें से जो भी मंत्री बनाता है, जिसको भी मंत्री बनना है तो वो मंत्री की शपथ लेता है, वो राष्ट्रपति के सामने लेता है। और उसके अलावा जो मंत्री बन रहा है कि हाँ ये प्रधानमंत्री है, तो उसके जो साइन है कि हाँ ये प्रधानमंत्री है, उस पर साइन कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए फाइनल हस्ताक्षर करना है और इसकी नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का ही काम है। तो अगला है हमारा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा शपथ दिलाना, ये जितने भी जिनकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति उन सबको राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। शपथ जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं या जैसे प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। हमारा अगला पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर जिसे बोलते हैं विधीय शक्ति यानी कानूनी शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास कानूनी शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति है वो संसद की बैठक को बुला भी सकता है अथवा कुछ समय के लिए उसको स्थगित भी कर सकता है। वो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, पावर होता है। और वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी कर सकता है और जिसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले देश में दे रखा है कि SC/ST का विशेष प्रतिनिधि भी बना सकता है राष्ट्रपति। जैसे SC/ST है उसके लिए वो विशेष प्रतिनिधि भी किसी को चुन सकता है। और राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो दो एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता है। और राष्ट्रपति के पास इसके अलावा और पावर होती है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अभिभाषण की पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। और किसी भी विधेयक पर साइन करना, जैसे कोई भी कानून है उस पर साइन करना, तो वो विधायी शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। और दूसरा भी बता दें कि संसद का जॉइंट सेशन बुलाना या अधिवेशन बुलाना, इसकी पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होती है।
हमारी अगली शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, यानी फाइनेंशियल पावर। तो राष्ट्रपति है वो फाइनेंशियल पावर राष्ट्रपति है वो बजट प्रस्तुत करने में भी राष्ट्रपति का हाथ होता है। तो फाइनेंशियल पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसमें क्या है कि जैसे बजट प्रस्तुत करना, तो बजट प्रस्तुत करते हैं तो हम तो देखते हैं कि बजट प्रस्तुत कौन करता है, बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, लेकिन वित्त मंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसलिए यह शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो बजट प्रस्तुत करना की शक्ति है। दूसरा है कि वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की घटना भी करता है। अगला है कि आकस्मिक निधि, जिसे इमरजेंसी फंड बोलते हैं, कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी फंड भी होता है। वो किसी भी राज्य या किसी भी आपदा में देश के लिए काम कर सकता, लागू कर सकता है, उस फंड को देश को दे सकता है इमरजेंसी फंड राष्ट्रपति। हमारा अगला है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको वो संसद के सामने प्रस्तुत करता है, वो राष्ट्रपति के करता है। इसके अलावा हमारी अगली शक्ति है राजनीतिक शक्तियाँ, मतलब डिप्लोमेटिक पावर। तो राष्ट्रपति के पास राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं। राजनीतिक शक्ति मतलब दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने या दूसरे देशों में जाना, वहाँ के राजनेता यानी वहाँ के राष्ट्रपति से बात करना या प्रधानमंत्री से बात करना, या वहाँ पर जैसे कुछ भी हो, जैसे अपने देश में कुछ भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति दूसरे क्षेत्र में देश में जाता है, वहाँ पे वो उनके साथ राजनीतिक संबंध अच्छे स्थापित करते हैं। तो हर जगह राष्ट्रपति नहीं जाते हैं, इसलिए वो राजदूत भेजते हैं। तो जो राजदूत हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देश में जाके। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के समझौते राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, हालांकि निकले संसद की अनुमति अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतियों जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है, उनका स्वागत करता है। स्वागत करता मतलब दूसरे देश का भी कोई जैसे उच्चायुक्त आता है करता है। राष्ट्रपति की अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में क्या है, न्याय संबंधी शक्तियाँ। तो न्याय संबंधी शक्तियों में पहले एक राष्ट्रपति है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका चयन है वो राष्ट्रपति करता है, या उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। देखिए इसमें दे रखा है कि वह न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय के जैसे किसी भी न्यायाधीश है उससे किसी भी कानून संबंधी विधेयक के बारे में, कानून संबंधी जो विधेयक है उसके बारे में सलाह ले सकता है, परंतु जरूरी नहीं होता है कि उसको लागू ही करे। अगली की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है सैन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास सेना के अगेंस्ट में क्या क्या शक्ति होती है इसके बारे में बता रहे हैं कि भारत में जैसे 3 प्रकार की सेना है, वो है थल सेना, जल सेना, पहली थल सेना है, दूसरी जल सेना है, तीसरी है वायुसेना। तो तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा जो किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण करना है या नहीं करना है वो सब डिसीजन है राष्ट्रपति लेता है। और युद्ध स्टार्ट करने की परमिशन भी राष्ट्रपति की, हमें युद्ध करना है या नहीं करना है उसकी वो भी राष्ट्रपति की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो इसमें कि युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, युद्ध को ख़त्म करने की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगर परमाणु हमला करना है हमको तो राष्ट्रपति की सुरक्षा वो सहमति ज़रूरी है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सहमति ज़रूरी होती है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर की सहमति ज़रूरी होती है, उसके बाद सलाहकार और थल सेना अध्यक्ष की सहमति जरूरी होती है। तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो होता है, जैसे अभी ये नया बना दिया सीडीएस के ऊपर होता है रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर होता है राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं के जैसे जिस भी सेना को अटैक करना है या जिस भी सेना से दूसरे देश में अटैक करना है तो पहले वो सीडीएस से पूछेंगे, सीडीएस के बाद वो डिफेंस मिनिस्टर को पूछेंगे, डिफेंस मिनिस्टर में राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। अगली है राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ होती है, एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 के तहत बताया गया है कि जब किसी भी राष्ट्रपति शासन कब लगता है कि जब उस राज्य कोई भी राज्य है उस पर राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है, तब सेंटर का कंट्रोल लगता है, सेंट्रल सरकार है तब उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला राष्ट्रीय आपातकाल, किसी भी युद्ध होने पर या कोई भी विपत्ति या आपदा आने पर राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अगला है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 370 के तहत लगता है। तो अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।